हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। चलिए भाई, उस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। हमने एक नंबर लाइन स्टार्ट की थी, हमने क्या स्टार्ट किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ना स्टार्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपको कोई चीज बोलनी है, सीखना है, तो उसमें आपको पता आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो हमने वहां पे साउंड सीखे। साउंड के बाद हमने कहा जो चीज हम बोल रहे हैं उसे हमें लिखना आना चाहिए, तो लेटर्स बने। लेटर्स बने तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को जब हमने मिलाया तो जाकर हमारे वर्ड्स बने। जब हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स किया तो हमारे सामने फ्रेज बनी। क्या बनी? फ्रेज बनी। फ्रेज बनने के बाद हमारे क्या बने? क्लॉजेस बने। क्लॉजेस बनने के बाद अब हम आ चुके हैं सेंटेंस पर। किस पर आ चुके हैं? सेंटेंस पर। इसमें हमने वर्ड्स पढ़े, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर्स, साउंड, सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहां से लेकर हम यहां तक कर चुके हैं। आज हम आ चुके हैं सेंटेंस के बारे में। इसमें हमारे एक टॉपिक आर्टिकल्स भी हो चुका है। चलिए भाई, सेंटेंस के बारे में समझना है तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सेंटेंस। क्या हो जाएगी? आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग है सेंटेंस। सेंटेंस थोड़ा भाई समझते हैं सेंटेंस आखिर होते क्या हैं, क्या ये चीज है। तो लिखिएगा साथ में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words that makes complete sense, that makes complete sense is called sentence। उसे हम क्या कहेंगे भाई? सेंटेंस कहेंगे। आप लोग बताइए कि आपको राइटिंग और वीडियो एंड ऑडियो तीनों चीजें क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर एवरीथिंग इज क्लियर। जल्दी से बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एवरीथिंग इज ओके सर। जल्दी से करिए भाई कमेंट। चलिए भाई, तो अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। सेंटेंस मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हमने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें क्या आ रहा होगा? एक कंप्लीट सेंस निकलेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका एक कंप्लीट सेंस होगा तो हम उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लॉज फ्रेज मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या, क्लॉजेस क्या। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सेंटेंस लिखा है ये। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल से अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। देखिए भाई, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमें इसमें पूरा एक मीनिंग आ रहा है। ही जो है वो क्या है? एक लड़का है। जैसे अगर मैं करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह क्या है? एक बुक है। तो इस सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड से भी हमें एक कंप्लीट सेंस आ रहा है तो हम कह देंगे क्या है? सेंटेंस है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा इट इज माई वॉलेट, इट इज माई वॉलेट, यह मेरा वॉलेट है। इट इज माई वॉलेट, इट इज माई वॉलेट, यह मेरा वॉलेट है। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे और तीनों स्टेटमेंट्स का अपना एक मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कह सकते हैं? इन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं। ये सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए भाई, बात करते हैं सर सेंटेंस तो कहला रहे हैं लेकिन हमें किसमें कैसे पता चले कि सेंटेंस कैसे हैं, क्या है, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए भाई, अब हमें पढ़ना है सेंटेंस जो बना हुआ है इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा ही आ रहा है, इज आ रहा है, बॉय आ रहा है, इन्हें क्या कहेंगे हम? इनको क्या नेम देंगे? तो इसलिए हमने सेंटेंस के 2 पार्ट्स बनाए। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं?
या आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कितने सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यह लिखिए अ सेंटेंस इज मेड अप, सेंटेंस इज मेड अप, sentence is made up of two parts. A sentence is made up from two parts. क्या लिखते हैं भाई बताइए? हमारा जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ रहता है। क्या बना होता है? सेंटेंस जो है वो दो पार्ट से मिलके बना रहता है। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। अब उन दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं? तो नंबर वन इज, पहला नंबर जो आता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा सब्जेक्ट। और दूसरा जो हमारा होता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो फिर भाई फटाफट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्या है भाई? अब हमें सीखना है कि ये सर सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्या काम है इसका, ये क्या करता है, इन सभी के बारे में हमें बताइए। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई सब्जेक्ट। तो लिखिए अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज दैट पार्ट, subject is that part of a sentence, which show who or what is about। मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात चल रही है। सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट वही होता है एक ऐसा वर्ड जिससे हमें ये पता चल जाए कि बात सेंटेंस में इसकी हो रही है। जिसकी बात होती है, जिसकी बात हो रही है, उसी वर्ड को, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो लिखिए सब्जेक्ट कैन बी अ, सब्जेक्ट लिखिएगा भाई, दिख रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट कैन बी अ, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको नाउन और प्रोनाउन जानने की जरूरत है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियोस देख लीजिए नाउन एंड प्रोनाउन की, आपको वहां पे सब समझ में आ जाएगा। तो हमें पता चला कि सर सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजें बन सकती हैं, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन आएंगी तो हम समझ जाएंगे सर की सब्जेक्ट हमारा ये होगा। चलिए भाई अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट में, हमें ये तो पता चल गया कि सर इतनी चीजें होती हैं। अब आप हमें बताइए कि सर सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं? जी हाँ। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। क्या डालेंगे भाई? काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट के कितने काइंड्स होते हैं। तो चलिए भाई थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके भाई दो पार्ट है मेनली। कितने पार्ट्स हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। कितने काइंड्स हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भाई दो काइंड्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो होता है हमारा मैन वर्ड या हेड वर्ड, जिसे हम कहते हैं मैन वर्ड या हेड वर्ड। मैन वर्ड या स्लैश करके लिख लीजिए हेड वर्ड, जो कि हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, हेड वर्ड। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। क्या कहते हैं? क्वालिफायर। क्या कहते हैं? क्वालिफायर। अब बात करते हैं मेन वर्ड क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जो हमारे नॉर्मल नाउन और प्रोनाउन क्या है,
जो इतने भी हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं, किसी का नाम होता है, प्रॉपर वर्ड होता है, वो हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ड होते हैं। चलिए भाई समझ में आएगा कि मेन वर्ड क्या होते हैं। अब क्वालिफायर, इसी के आगे मैं लिख इधर हूं, मेंशन की इधर हूं, क्वालिफायर। इट डिस्क्राइब्स और add the detail in noun and pronoun, noun और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेंगे उन्हें हम क्वालिफायर भी कहते हैं। अब समझते हैं मेन वर्ड आ हेड वर्ड। इट इज अ वर्ड, ऐसे लिख लीजिए, इट इज अ वर्ड दैट शो a proper noun, कॉमा प्रोनाउन। जो मेन वर्ड को बताए कि ये नाउन या प्रोनाउन है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं। चलिए भाई पहले आप लोग इसे इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम इसके आगे की बात करते हैं। नोट करिए भाई। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्वालिफायर हमने पढ़ लिया था कि हमारा इतना। अब लिखिए काइंड्स ऑफ क्वालिफायर। क्या लिखेंगे भाई, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ क्वालिफायर। काइंड्स ऑफ क्वालिफायर क्या होते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए समझते हैं काइंड्स ऑफ क्वालिफायर। तो लिखिएगा भाई, देयर आर, साथ में नोट करते चलिएगा भाई, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्वालिफायर। थ्री काइंड्स ऑफ, जो क्वालिफायर होता है इसके थ्री काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। पहले तो जो होता है हमारा वो होता है डिटरमिनर। क्या होता है, डिटरमिनर। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव फ्रेज। ये तीन टाइप्स होते हैं। और देखिए भाई कितनी अच्छी बात है कि हम इन तीनों टाइप्स को पढ़ चुके हैं। क्या हमने डिटरमिनर चैप्टर नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। क्या हमने एडजेक्टिव पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो सारा का पढ़ा लिखा अब हमारे काम में आने वाला है। चलिए भाई अभी तक अगर हम बात करें कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में बोलने, पढ़ने और लिखने में, बोलने, पढ़ने और आपको लिखने में मदद करने वाली चीजें थी। अगर अब आपको इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो अब आपको यहां से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, पिछली चीजों का रिवीजन याद रखना है और आगे की को चीजों को समझते हुए आगे चलना है और उसको सीखना है। हम बहुत जल्दी अच्छी चीजों को सीख जाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं आगे। ये हमने पढ़ लिए, क्वालिफायर हो गया। अब हमें बात करनी है कि सर सब्जेक्ट आपने कहा कि दो टाइप्स के होते हैं। हमने कहा ठीक है सर, मेन वर्ड, मेन हेड वर्ड और हेड वर्ड, और दूसरा हमारा होता है क्वालिफायर। आपने बता दिया सर क्वालिफायर ही होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न नहीं आया, आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया, बोलिए क्या सर। आपने ये नहीं पूछा कि सर आप हमें ये तो बताइए कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आएगा। आपने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। तो आपको पूछना चाहिए था भाई कि सर आप हमें ये तो बताइए कि सर सब्जेक्ट कहाँ आता है, सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। आपने तो सर अभी इतना ही बताया कि सब्जेक्ट ये चीजें होती हैं, सब्जेक्ट में ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर सब्जेक्ट कहाँ आएगा। तो अब हमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, कैसे आता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है। तो चलिए भाई समझते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। क्या बन गई नेक्स्ट हेडिंग हमारी, बन गई
पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट चलिए भाई पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट इज नॉर्मल वे ऑफ सेंटेंस। अगर कोई नॉर्मल वे ऑफ सेंटेंस मतलब साधारण सा वो है इन अ नॉर्मल वे ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। नॉर्मल वे ऑफ सेंटेंस का कोई नॉर्मल साधारण सा तरीका सेंटेंस आपने आसान सा वर्ड बोला है, जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, तो इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है तो वो समझते हैं। तो लिखिएगा भाई देखो सब्जेक्ट हमारा जब भी हम साधारण तरीके से कोई बात कहेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में पहले आता है। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब। मेन वर्ब हम जिसे कहते हैं। अगर हम बात करें वर्ब के बाद जो आता है वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम आगे की अन्य चीजें आती हैं। आपने कहा सर ठीक है, चलिए भाई मदद थोड़ी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में राम 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 मेड अ चेयर। राम ने एक चेयर बनाई थी। ठीक है, अब देखिए भाई ये आप जानते होंगे, देखो बनाना वर्ब क्या होती है अब आपको पता होना चाहिए। वर्ब चैप्टर में मैं बता चुका हूं कि वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, कैसे पहचानते हैं कि वर्ब है ये, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है दैट्स वाई आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। भाई बात ये नहीं है कि आपको ये वर्ब नहीं आती, बात यह है कि आपको अगर वर्ब आती भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब यही है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस में समझ पाएंगे कहाँ मेन वर्ब है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए भाई इस सेंटेंस में हमें बताइए कि बात किसकी चल रही? राम मेड अ चेयर। क्या चेयर की बात चल रही? नहीं, बात चल रही राम की। राम है, राम ने क्या बनाई है? एक चेयर बनाई थी। राम ने क्या किया? तो राम के काम करने की बात हो रही, राम की बात हो रही, राम की बात हो रही, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या बन गया? राम बन गया। सब्जेक्ट क्या बन गया? राम बन गया सब्जेक्ट। अभी हमारी आ गई क्या? मेड जो है हमारी वर्ब है, आ चेयर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी आप इतना ही याद रखिए भाई, बाकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं। समझ में आई बात? चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए भाई जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमारा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, इस इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कहाँ आता है? देखिए भाई इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हमारी, नीचे स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा चीजें मतलब अदर चीजें जो क्वेश्चन में दी थी उससे शुरू होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। तो लिखिएगा इसका आगे पॉइंट बना के लिख लीजिए। इन इंपेरेटिव सेंटेंस a subject लिखिए भाई a subject in imperative sentence, a subject in imperative sentence नहीं भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा, अपन इसको गलत लिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए भाई। You always is a subject, you always is a subject in imperative sentence। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा यू ऑलवेज इज अ सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? यू होता है। जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा क्लोज द डोर,
दरवाजा बंद करो, तो मैंने आपसे ही कहा होगा क्लोज द डोर, तो आपको समझ जाना है कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, तो मतलब इसमें सब्जेक्ट गायब होता है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ यूज जो है सब्जेक्ट और वो वर्ब से पहले आया होगा। यू क्लोज द डोर, तुम दरवाजा बंद करो, इस तरीके का सेंस देता है। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा शट द डोर, मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो आपको समझना है कि जो सेंटेंस में हमारी बात चल रही है वो सारी की सारी हमारी क्या है, इनमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि सब्जेक्ट पहले होता है। चलिए भाई बात करते हैं। अंडरस्टूड होता है जब हम इसका अलग चीज पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएंगे कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम यूज नंबर 3 की बात करें, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटेरोगेटिव, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें जो हमारा है सब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेगी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को? क्वेश्चन वर्ड मतलब हमारे WH वर्ड होते हैं वो आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग WH वर्ड। WH वर्ड जो आते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे HB। फिर इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा SUB। इसके बाद आती है हमारा अगर सेंटेंस में बाकी चीजें तो वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है भाई, इतना समझिए। क्या आप लोग नीचे देख, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमारा अगर नॉट है तो नॉट आ जाता है, और अगर यहाँ वर्ब है तो वर्ब आएगी, और इसके बाद बाकी अदर चीजें आएंगी। तो इस तरीके का फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। तब सब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आती है। देखिए भाई, आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ इस प्लेस पर आता है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर यहाँ। कभी कभी से हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इंटेरोगेटिव वर्ड्स है, तो जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बाकी सारी चीजें आती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। चलिए भाई बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की। देखिए भाई मैं एक यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ की दे रहा हूँ जिससे कि हम यहाँ लिख समझ पाए। अब हम बात करते हैं यूज नंबर 4 की। यूज नंबर 4 क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारे इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए भाई हमारे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इनमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन रहेगी, इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। तो बताइए भाई, अगर आप लोगों में से कोई जानता है कि सेंटेंस हमारा इसमें सब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहने वाली है तो बताएं। देखिए तो भाई बात करते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आता कैसे? हमारे पास यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, या हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और फिर बाकी की चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा व्हाट आ ब्यूटीफुल, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज, कितनी सुंदर लड़की थी, इस तरीके के सेंस में। तो देखिए भाई हमारे पास जो व्हाट आ ब्यूटीफुल है एक क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए? गर्ल के लिए। तो इस तरीके से हमारा वर्ड आता है, तो हमें समझ जाना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट यहाँ आएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, क्या है फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, थोड़ा समझने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जब सेंटेंस में हम किसी चीज को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, इन द एम्फेसाइजिंग वे, तो लिखिए भाई इन द एम्फेसाइजिंग वे, इन द एम्फेसाइजिंग, जब आप किसी चीज को एम्फेसाइजिंग वे में कहना चाहते हैं तो वहां पे हमारी उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में कहा इन द डार्क नाइट, इन द डार्क नाइट
इन द डार्क नाइट केम ही, इन द डार्क नाइट केम ही। अब देखिए भाई, इन द डार्क नाइट केम ही, तो हमारा जो इसमें सब्जेक्ट आया है वो लास्ट में आया ही। क्या है? ए ही। ए ही हमारा क्या है भाई? सब्जेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट लास्ट में आया है तो इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। नहीं भाई, ये सब्जेक्ट है। ये सब कुछ जो आया है इसको हम एम्फेसाइज करा रहे थे और उसके बाद हमने तुरंत वर्ब को लिखा। लेकिन कौन आया था रात लेट नाइट में? कौन आया था लाइट में? ही आया था। तो बात ही की चल रही थी तो हमने ही को यहाँ लिख लिया और हमने कह दिया ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अभी आपको सिर्फ ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ आता है। तो इन 5 जगह हम सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इन 5 जगह सब्जेक्ट की पोजीशन है, आपको ये भी समझ में आएगा। हम 2 चीजें सीख चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आता है। अब बात आती है, सर हमें ये तो अभी तक समझ में आया ही नहीं कि हम सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई एक ऐसा तरीका भी तो बताइए जिससे हमें सेंटेंस में ये पता चल जाए कि सर यही सेंटेंस में हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए भाई, तो ऐसी ही ट्रिक समझते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप लोग पहले इसे नोट करिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम समझते हैं कि सेंटेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप कहेंगे सर क्यों जरूरत है? वो तो कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको तो ध्यान से ही पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत इसलिए है भाई क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, या एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है, एरर होता है, उसको हम कहते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है उसे हम इंग्लिश में एरर कहते हैं। अब वहां किस चीज का एरर है आपको समझना होता है। तो वहां हमें ये नहीं पता होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हम इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से क्या वर्ब आनी चाहिए, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करना आता है तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव एडवर्ब का सही यूज करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहिए, उसे सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें सही समझ पाते हैं और सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेंटेंस में, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस में यही नहीं समझ पा रहे कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ वर्ब है, दैट्स व्हाई आप क्वेश्चन सही करने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% सही करना है तो आपको सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलिए भाई, तो आगे समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिखिएगा, बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, when we ask a question with what या whom, with what या who, what या who, जब भी आप क्या करेंगे what या who से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, when we ask a question with what or who, the answer of it, the answer of it is called subject.
समझ में आया कि नहीं भाई? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप दूसरी डेफिनेशन लिख लिए। इट इज आंसर द क्वेश्चन, it is answer the question, it is answer the question with what and who, with what और who। देखिए भाई, आपको मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बता दी है, अगर आप पहली वाली नहीं समझ पाते हैं तो। देखिए भाई, जब हम क्या करते हैं, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछेंगे, तो हम सिर्फ दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है हमारे पास व्हाट और दूसरा है हु। व्हाट और हु से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या बनेगा? वो सब्जेक्ट कहलाएगा। बात आती है सर कि हम इनसे क्वेश्चन कैसे पूछें और कैसे हम इनका आंसर समझ पाएंगे कि ये है, और हम कैसे कह पाएंगे कि सर यही हमारा सब्जेक्ट है। चलिए भाई, थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स जाने से पहले एक चीज और समझते हैं, व्हाट और हु से रिलेटेड वर्ड है। तो लिखिए भाई हु। नेक्स्ट है वर्ड हमारा हु, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। वर्ड है हमारा हु, आखिर हु किस सब्जेक्ट को बताया? इफ अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट, अगर कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट होगा। इफ अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन वो कोई पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन। अगर वो पर्सन है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हु से क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा। हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट या हम कहें कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी, उसका पता चल जाएगा, लिविंग थिंग्स का पता चल जाएगा। वैसे लिख सकते हैं लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो होता है हमारा व्हाट, क्या होता है? व्हाट जो होता है इन नॉन लिविंग थिंग्स को। इफ अ थिंग्स इज अ सब्जेक्ट, अगर कोई थिंग्स जो होगी, इफ अ थिंग्स इज अ सब्जेक्ट, अगर कोई थिंग सब्जेक्ट होगी, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, बुक हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है भाई? नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। वो हमारी क्या बनेंगी भाई? वो हमारा, उसको अगर सब्जेक्ट है वो, तो उसके लिए हमें व्हाट से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से कैसे सर आप ये बातें कह रहे हैं और कैसे आपकी बातें उसमें सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कपिल, आप लोगों को राइटिंग दिख रही है ना? कपिल इज अ गुड बॉय। मैंने कहा कपिल इज अ गुड बॉय, कैन यू सी इट? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली आई कैन सी इट। मैंने कहा कपिल इज अ गुड बॉय, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? कैन यू गिव मी द आंसर? इफ यस तो टेल मी द आंसर, व्हाट इज द सब्जेक्ट? ओके, चलिए भाई अब हम बात करते हैं। सर आपने कहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि इसमें हमें पहले आप थोड़ा कॉमन सेंस से समझिए किसकी बात चल रही। कपिल की बात चल रही कि कपिल कहा जा रहा है कि कपिल इज अ गुड बॉय, तो आपको पता चल गया सर कपिल की बात चली, हमारा ये सब्जेक्ट है। लेकिन सर आपने बताया था हु या व्हाट के हिसाब से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है। जो वर्ब है, अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना है तो वर्ब से पहले, सब्जेक्ट का पता करना है तो वर्ब से पहले हु और व्हाट लगाएंगे। अगर कोई पर्सन सब्जेक्ट है तो हु से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हु यूज करना है या व्हाट? समझते चलिएगा भाई। क्या हम यहाँ व्हाट लिख सकते हैं? थोड़ा समझिएगा। या मैंने कहा व्हाट इज अ गुड बॉय, क्या गुड बॉय है? कोई सेंस आया? नॉन सेंस था। दैट मीन्स हमें यहाँ व्हाट नहीं किसी और वर्ड से क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैंने कहा हु इज अ गुड बॉय, आपने कहा सर कपिल। मैंने कहा हु इज अ गुड बॉय, तो यू गिव मी द आंसर, सर कपिल इज द गुड बॉय।
So Kapil is a subject of this sentence. Yes or no, everyone? So Kapil is the subject. Yes या no? तो हमने क्या किया, देखिए भाई, मैंने जो आपको बोला है अभी मैं उसको लिख के एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। मैंने कहा कि हमने क्वेश्चन पूछा, किससे क्वेश्चन पूछा? हु से। तो जो हु हमारा है व्हाट है, जब भी हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो वर्ब से पहले लिखेंगे। तो मैंने लिखा हु इज अ गुड बॉय। हु इज अ गुड बॉय। आपने कहा सर हमारा आंसर आया कपिल। कौन है? इस सेंटेंस की बात चल रही, तो आपने कहा सर कपिल। तो हु से जब हमने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आया कपिल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कपिल इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बताइए भाई, हमें पता चल गया कि सर सब्जेक्ट हमारा क्या है? कपिल है। क्या आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख पाए? यस और नो? कोई नई बात? अगर नहीं सीखे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझती, लेकिन आज सीखेंगे जरूर। सीखेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। चलिए भाई, जैसे मैंने कहा रितिका, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे अच्छा लगेगा देखने में। रितिका इज अ इंटेलिजेंट, रितिका इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। आप कहेंगे सर ओके आई नो रितिका इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, बट हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो देखिए सेम क्वेश्चन, क्या हम इज हमारी वर्ब, इससे पहले आपको व्हाट या हुम यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले किसी लड़की की बात चली, कोई पर्सन है, दैट्स वाई हमें किसका यूज करना होगा? हु से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस में किसकी बात चल रही। तो हमने कहा हु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। आपने कहा सर रितिका इज द इंटेलिजेंट गर्ल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रितिका इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यस और नो? एनी कंफ्यूजन? आई हाउ टू आइडेंटिफाई समझ में आ रहा ना? चलिए, हमने क्या किया, हु से क्वेश्चन पूछा हु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो आपने कहा सर हु इज अ इंटेलिजेंट, आपने कहा सर रितिका, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रितिका इज अ सब्जेक्ट। रितिका इज अ सब्जेक्ट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं है ना? चलिए भाई, अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो हमें सिर्फ पर्सन का बताया, नॉन लिविंग थिंग्स का तो बताओ। चलिए भाई, जैसे मैंने कहा यहां आप लोग दिख रहा है, चलिए यहां पे हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। जैसे मैंने कहा दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। आप कहेंगे सर दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके सर आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ सेंटेंस एंड इज अ वर्ब। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब हमें बात आती है कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमें समझ में आ गया कि इज, इससे पहले हमें हु लगा व्हाट लगाना है। तो हमने पूछा हु इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको हु का कोई जवाब मिल रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हु का नहीं मिला तो व्हाट से भी ट्राई करिए, उससे पता करिए कि अगर आपको व्हाट से क्वेश्चन पूछने पर अगर आंसर मिल जाता है तो हम कहेंगे ये सब्जेक्ट हमारा कुछ है। तो आपने क्या, व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन कैसे पूछा मैं वो लिख ही दे रहा हूं आपके सामने। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने कहा सर दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए भाई, कार तो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो हमें पता चला कि सर कार की बात चल रही है। कार की बात चल रही तो हमारा दिस कार क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो हमें समझ में आएगा कि सर ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है भाई? ये सब्जेक्ट है। चलिए भाई, बात करते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे यहां समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मैंने कहा दिस was
दिस वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल, देखिए क्वेश्चन वही है हमारा, व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल, आपने कहा दिस वॉच, तो दिस वॉच हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, आ गया ना भाई, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे अब सेंटेंस में, कोई डाउट तो नहीं है, अगर है तो अभी पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर दो। कहना कि भाई अगर एक क्लास नहीं देखी तो क्या देखा, इसमें आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ आएगा, तो ये सारी चीजें अच्छी चीजों को अच्छे लोगों तक पहुंचाना ही हमारा काम है। इसलिए आप लोग भी इस इन वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। चलिए भाई आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, हमारा सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती, कहाँ आता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसके बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें सेकंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में बात करनी है, नोट करिए आप लोग। चलिए भाई अब हमें नेक्स्ट आगे बात करना है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सेकंड पार्ट हम करना है स्टार्ट। तो चलिए भाई सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं उसको हेडिंग बनाएंगे। क्या है भाई, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारी नेक्स्ट हेडिंग है और हमें समझना है कि आखिर ये प्रेडिकेट होता क्या है, क्या काम करता है। तो लिखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा भाई। A predicate is that part of a sentence. A predicate, आगे किसी का the predicate लिखिए तो ज्यादा बेटर है। The predicate is that part of a sentence, is that part of a sentence, is that part of a sentence which state something about, which state something about the subject। किसके बारे में बताएगा भाई, सब्जेक्ट के बारे में। मैंने लिखा द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में। अ predicate has a verb। predicate has a verb in it। इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होती है। चलिए भाई थोड़ा समझ लेते हैं इसको एक बार फिर से। मैंने कहा कि हमारा प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। बात किसके बारे में चल रही है, वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात चल रही है तो आखिर वो बात क्या हो रही है, इसको बताने वाले वर्ड्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। लेकिन प्रेडिकेट की एक अच्छी बात है, इसमें एक वर्ब होनी जरूरी होती है। प्रेडिकेट के अंदर क्या होती है, वर्ब होती है। चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मैंने कहा माय ग्रैंडफादर likes a cup of hot milk at bedtime। मेरे दादाजी को पसंद है लाइक अ कप ऑफ हॉट मिल्क, एक कप गरम दूध एट बेड टाइम में। तो देखिए भाई बात किसकी चल रही, ग्रैंडफादर की चल रही। तो हु लाइक्स अ कप ऑफ हॉट मिल्क एट बेड टाइम, आपने कहा सर माय ग्रैंडफादर। तो माय ग्रैंडफादर हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। देखो भाई सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पोजीशन बताया जा रहा है माय ग्रैंडफादर, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा पूरा पार्ट सेंटेंस की, देखो ये हमारा पार्ट बन गया सेंटेंस, लाइक्स अ कप ऑफ हॉट मिल्क एट बेड टाइम। बाकी सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचा रहता है वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है।
तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा, इसे हम क्या नाम देंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इसे? प्रेडिकेट। इट इज नॉन एज प्रेडिकेट। समझ में आई बात? इसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। और प्रेडिकेट के अंदर देखो एक वर्ब है लाइक्स। ये लाइक्स क्या है? हमारी वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है। किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल, क्या कहा भाई? द प्रिंसिपल विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल विल select the students for the school cricket team, for the school cricket, थोड़ा मैं यहीं लिख देता हूं नीचे, for the school cricket team। स्कूल की क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमारे प्रिंसिपल जी हैं वो क्या करेंगे? स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। तो हु विल सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम? आपने कहा प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल हमारा क्या बन गया भाई? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाकी का सारा पार्ट, इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रेडिकेट कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट में हमारे देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और ये वर्ब भी है। ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा कि हमारे प्रेडिकेट के अंदर बाकी चीज, आपको बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना कुछ भी होता है सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए भाई बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट या टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट, या आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, चॉइसेस जो आप लिखना चाहें। काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट्स या टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। तो साथ में नोट करिए भाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। 3 काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। कितने काइंड्स होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ब एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट। ये 3 चीजें होती हैं भाई। क्या आप जानते हैं इन तीनों के बारे में? देखिए भाई, हम वर्ब के बारे में हम पूरा वर्ब टॉपिक पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसलिए अगर आप नहीं जानते हैं वर्ब के बारे में कितनी वर्ब्स होती हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके कि नहीं भाई? बिल्कुल पढ़ चुके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो थोड़ा समझ लीजिए भाई। ऑब्जेक्ट जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, नीचे ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा होगा ही, ये नीचे हमारा क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ये पहला होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा वर्ड से क्वेश्चन पूछने पे पता चल जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसे हम हुम से पता करते हैं। हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप समझिएगा कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो उसको बताने के लिए हमें 2 प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ती है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो हमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी पड़ती है। चल मेरी समझ में आ गई बात। कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये 2 तरीके के हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है?
जो नाउन के बारे में कॉम्प्लीमेंट देगा उसे क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं। तो इस तरीके से हैं। तो हमारे दो तरह के कॉम्प्लीमेंट, अगर एक सब्जेक्ट के बारे में लिख लीजिए भाई, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए भाई, इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो। हम इनमें से सारे के सारे टॉपिक्स क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब हो चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर मैंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। आप लोग पहले इसे नोट डाउन करिए, फिर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे मैंने लिखा, रोहन इज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैंने, जैसे मैंने कहा रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए भाई, मैंने दो एग्जांपल्स लिखे, मैंने लिखा रोहन इज अ टीचर एंड रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए भाई, दोनों ही अच्छी सेंटेंस लिखे हैं कि रोहन है वो एक टीचर है और रीमा जी जो एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो समझते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा टॉपिक हमें इसमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें सीखना है। तो चलिए भाई थोड़ा समझते हैं। आप बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप बताइए भाई क्या है सब्जेक्ट, रोहन, वेरी गुड। रोहन हमारा क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, ओके आई अंडरस्टैंड। इज हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये इतना पूरा पार्ट जो है इसका, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया। रोहन इज हमारा क्या है, वर्ब है। इसमें अगर हम बात करें कि आर टीचर क्या है, तो आर टीचर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ये, ही इज अ टीचर। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट तो की तरह काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बात समझने की जरूरत है। बात कौन है टीचर, रोहन है टीचर। तो रोहन के लिए कॉम्प्लीमेंट दिएगा, कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि वो क्या है, एक टीचर है। भाई अगर एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये वर्ब के बाद आया। अगर नाउन के बाद में आता तो एडजेक्टिव फ्रेज बनता, वर्ब के बाद में आया इसलिए कॉम्प्लीमेंट कहलाया। समझ जाओ भाई, फ्रेज में और एडजेक्टिव फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस है। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के तुरंत बाद आती है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो वर्ब के बाद आया, दैट्स व्हाई हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, फ्रेज नहीं कहेंगे। तो समझ में आया, कौन है टीचर, इज अ टीचर, अ टीचर कौन है, टीचर, रोहन है टीचर। तो रोहन के बारे में बात चलिए तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये भाई सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की तारीफ करने के लिए हमने स्टेटमेंट कहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से रीमा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। रीमा इज अ सब्जेक्ट, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन है ब्यूटीफुल गर्ल, रीमा। तो ये पूरा पार्ट जो है किसकी तरह काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये, किसकी तारीफ की जा रही है, आप कहेंगे सर रीमा की, तो इसे हम क्या कहेंगे, सर कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और देखो ये सब्जेक्ट की तारीफ कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका नेम हो गया। इसे भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट की तारीफ कर रहा है तो क्या बन गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलो भाई अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस हाउस इज
दिस हाउस इज, ऐसे मत लिखिए भाई, दिस हाउस कलर, दिस हाउस कलर इज वेरी नाइस। देखिए दिस हाउस कलर इज वेरी नाइस, तो दिस हाउस कलर, हाउस के साथ अपॉस्ट्रोफी लेस लगाइए, दिस हाउस इज कलर, घर का रंग, इस घर का रंग। दिस हाउस इज कलर इज वेरी नाइस, तो इस घर का कलर है। तो देखिए भाई जो हमारा ये क्या आया है, पार्ट आया है, तो ये हमारा क्या इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन इसका कलर कैसा है, बहुत अच्छा है, इज वेरी नाइस इसके सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम इस पार्ट को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी आता है वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट की तारीफ करने के लिए, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा he called Rakhi naughty girl। he called Rakhi naughty girl। भाई राखी को क्या बुलाता था, नॉटी गर्ल कहलाता था, कहता था, क्या कहता था, नॉटी गर्ल। इसमें हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारी क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और राखी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन राखी को क्या कहते थे हम, नॉटी गर्ल कहते थे। तो ये नॉटी गर्ल जो आई है, ये हमारा किसका काम कर रही है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, उसके लिए तारीफ की गई। राखी को वो क्या कहता था, नॉटी गर्ल कहता था। और ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ राखी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को ऐड कर लेना भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई। चलिए अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा दे कॉल्ड देयर कैट, दे कॉल्ड देयर कैट, they called their cat my best friend। they called their cat my best friend। भी कैट को क्या कहते थे कि यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए भाई दे हमारा क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारी क्या है, वर्ब है, और दियर कैट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लीमेंट दिया गया। कैट को क्या कहते थे, माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड किसे कहते थे भाई, कैट को कहते थे। तो इस कैट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है, तो ये कैट हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। आशा करता हूं मैं कि आज की क्लास आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट की सेंटेंस में कहाँ क्या पोजीशन रहती है, ये सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको 110% समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मुझे SMS करके या मुझे किसी भी तरीके से मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, बता दीजिएगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसे जरूर एक्सप्लेन करूँ, आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर बताऊंगा जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले हमारी क्लासेस के आने और कब आएगी, कितने बजे आएगी, सबसे पहले देखने की अगर क्यूरियोसिटी रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, जहां पे आपको क्लास आती ही, जैसे ही क्लास यूट्यूब पर आती सबसे पहले इन दो जगहों पर ही
मैसेज जाता है कि आपके पास आपकी जो ऑनलाइन क्लास है हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को अगर ये भी पता रहना चाहिए कि कब क्लास हो रही है कब नहीं रह रही, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपको क्लासेस से रिलेटेड सारी क्वेरीज मिलती रहे, आपको कब क्लास आनी है। उसमें आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि जैसे हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें डेली यूजेस से रिलेटेड सेंटेंसेस, आपको स्क्वायर, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती है व्हाट्सएप चैनल पे। इसलिए सो प्लीज़ आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।